नमस्कार दोस्तों। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं रीजनिंग और अब हम लोग आ गए हैं लॉजिकल रीजनिंग के पार्ट पर। तो लॉजिकल रीजनिंग में क्या होता है, कैसे उस क्वेश्चन को करने हैं आपको, इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं। जैसे अगर लॉजिकल रीजनिंग की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो दिमाग में आता है, वो है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट यानी कि कोई भी कथन। लॉजिकल रीजनिंग शुरू करने से पहले आपको यह समझना चाहिए कि कथन का किसके साथ रिलेशन हो सकता है और कौन कौन से रिलेशन बन सकते हैं। अगर मैं कथन की बात करूं तो इसका सबसे पहला जो रिलेशन होता है वो होता है एजम्पशन से। एजम्पशन को ही हम लोग कहते हैं पूर्व धारणा। क्या कहते हैं? पूर्व धारणा। कभी कभी कथन के रिलेशन आपके निष्कर्ष से जुड़े हुए आते हैं। निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन, और इन्हें ही कहा जाता है कंक्लूजन, यानी कि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, जिसका एक पार्ट आप सिलॉग के चैप्टर में देख चुके हो। इसके बाद एक और पार्ट होता है, वो होता है तर्क। तर्क को हम लोग कह सकते हैं आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। फिर इसके बाद एक और पार्ट क्वेश्चन आजकल आता है और वो है कार्यवाही। कार्यवाही का मतलब है कोर्स ऑफ एक्शन। तो अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? देखिए, कंक्लूजन तो आप अपने हिसाब से भी समझ सकते हैं, उसके लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा आपको। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होता है आपका पूर्व धारणा। सबसे कठिन जो लोगों को लगता है कि यार पूर्व धारणा कैसे चेक की जाए। एक्चुअल में ये कठिन इसलिए लगता है क्योंकि आप में से कई लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि एजम्पशन वाकई में है क्या, एजम्पशन एक्चुअली है क्या। निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो निष्कर्ष होता है कंक्लूजन, और आर्ग्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो आर्ग्यूमेंट्स यानी कि तर्क, और कार्यवाही यानी कि जब भी आप कोई समस्या देते हैं तो उसके बाद ये हो गया आपका कार्यवाही। थोड़ा सा डिटेल में लेते हैं इसको। जब कोई कथन आता है तो जैसे मैंने मान लीजिए आपसे ये बोला कि मैंने दिन रात मेहनत की और मैं आईएएस बन गया, तो आपको लगेगा हाँ सही तो कह रहे हैं, मतलब कुछ गड़बड़ नहीं लगेगा। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसे बोल दूं कि मैं दिन रात मूवी देखता था, दिन रात गेम खेलता था, दिन रात इधर उधर घूमता था और फिर भी मैं आईएएस बन गया, तो आपको मेरा ये कहा हुआ सेंटेंस सही नहीं लगेगा। आपको ये मेरा जो एजम्पशन मैं आपको दे रहा हूं, ये जो आपको स्टेटमेंट दे रहा हूं, ये आपको थोड़ा सा अजीबोगरीब लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको इस चीज के बारे में रिलेशन पता है। आपको ये पता है कि लोग अगर मेहनत करते हैं तो आईएएस बन जाते हैं, लोग अगर खेलते हैं तो आईएएस नहीं बन पाते हैं। और जो आपको पहले से ही पता है, यानी कि जो आपने पहले से ही धारण कर रखा है, वही तो है पूर्व धारणा। कोई भी ऐसी चीज जो सेंटेंस के बारे में या किसी भी चीज के बारे में मेरे को पहले से ही पता हो, वो होती है पूर्व धारणा। अब जब हम सेंटेंस सुनते हैं तो उसके बाद हमारी कुछ राय होती है, हमारी कुछ राय होती है, अंदर अंदर हम कुछ सोचते हैं। अच्छा, इस बात का ये मतलब है आप मेरे बारे में जो सुन रहे हो उन सबकी राय बन रही होगी आपके दिमाग में, वो आपका कंक्लूजन होता है। लेकिन जब आप मेरी राय से सहमत होते हो या मेरी राय से असहमत होते हो तो आप जाते हो आर्ग्यूमेंट्स पर, और फिर हम लोग जाते हैं कि आपको जो कुछ भी करना होता है या जो कुछ भी आपको एक्शन लेना होता है वो कोर्स ऑफ एक्शन होता है। मेरी बात समझते हैं? चलिए एक एग्जाम्पल को और क्लियर करते हैं ताकि तीनों पार्ट आपस में अरेंज हो जाए। मेरे को पहले तो कोई जानकारी थी, आपने एक कथन दिया, मेरी जानकारी उस जगह फोकस हो गई, यानी मैं उस बारे में सोचने लगा। कहने का मतलब यह है मैं पहचानता हूं सचिन तेंदुलकर को, मैं पहचानता हूं सौरव गांगुली को, मैं पहचानता हूं शाहरुख खान को। आपने शाहरुख खान का नाम लिया, मेरे दिमाग में शाहरुख खान की पिक्चर आ गई, यह पूर्व धारणा है। आपने शाहरुख खान के बारे में कहा कि शाहरुख खान बहुत ही बदतमीज हैं या वो बहुत ही असभ्य तरीके से व्यवहार करते हैं। शाहरुख खान के लिए मैंने एक निष्कर्ष निकाल लिया, शाहरुख खान बदतमीज है। आपकी बात सुनकर अभी तक मेरे को शाहरुख खान की पिक्चर पता थी, लेकिन अब शाहरुख खान के बारे में और जानकारी मेरे पास आ रही है, और वो क्या हो गया? निष्कर्ष। लेकिन अगर मेरे को, मैं आपसे बात से सहमत नहीं हूं, नहीं यार वो बहुत अच्छा आदमी है, नहीं वो अच्छा आदमी है, तो मैंने क्या दिया? आर्ग्यूमेंट किया। और वो आर्ग्यूमेंट आपको अच्छा नहीं लगा, शाहरुख खान बहुत अच्छा आदमी है, अच्छा आदमी है, ले तमाचा। और जैसे ही हमने वो तमाचा दिया, यानी कि कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, यानी कि हो गई कार्यवाही। जो बातें हमारे दिमाग में पहले से ही रहती हैं दैट इज एजम्पशन। जो बातें हम सुनकर सोचते हैं, सुनकर अपने दिमाग में लेके आते हैं, कंक्लूजन। और उन बातों को समझकर जो हम जवाब देते हैं वो तर्क, और उन जवाबों के बाद जो कुछ भी शारीरिक चेष्टाएं होती हैं, यानी कि जो भी हमारा फिजिकल मोशन होता है, दैट इज कॉल्ड कोर्स ऑफ एक्शन।
उम्मीद है ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग बात करेंगे स्टेटमेंट और एजम्पशन के बारे में, कि स्टेटमेंट और एजम्पशन के बीच में रिलेशन कैसे चलते हैं। तो इसके लिए हम लोग आगे चलते हैं। स्टेटमेंट और एजम्पशन को अब ढंग से समझते हैं। क्या होता है एजम्पशन? स्टेटमेंट और उसके साथ उसका एजम्पशन, यानी एक कथन है और उसके साथ उसकी एक पूर्व धारणा है, क्या होती है। पहले सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये हमेशा छिपा हुआ होता है। छिपा हुआ होने का मतलब होता है ये हमेशा वाक्य के पीछे हिडन होता है। मेरे कहने का मतलब ये है, मान लीजिए कभी मैंने ऐसे ही लिख दिया √625 = 25, आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर एक क्लास 2 यानी क्लास सेकंड में एक बच्चा हो, कक्षा 2 का एक बच्चा हो, और उसको मैं ये समझाऊं तो क्या उसको ये समझ में आएगा? जी नहीं, क्योंकि उसके अंदर अभी रूट की डेफिनेशन डेवलप नहीं हुई है। और उसके अंदर अगर रूट की डेफिनेशन डेवलप नहीं है तो आप उसे रूट का मतलब समझा नहीं सकते। ऐसा हो चुका है मेरे साथ। मैं एक क्लास में पढ़ा रहा था, एक मोहतरमा बैठी थी मेरे सामने, और शायद वो 8 साइड की थी, यानी कि कला संकाय वर्ग की थी। उनको मैंने ये समझाने की कोशिश की, उन्होंने कहा सर हमें ये समझ में नहीं आया। हमने फिर समझाने की कोशिश की, भाई जो रूट के अंदर होता है, और अगर रूट के अंदर 5 × 5 × 5 × 5 4 बार लिखा है, तो जो चीज 2 बार लिखी है उनमें से एक बार आप निकाल लो। इस तरह से यहाँ 5 × 5 करोगे तो वही आंसर हो जाएगा। काफी देर समझाने के बाद भी उन्हें समझ में नहीं आया, तो मैंने छोड़ दिया उन्हें समझाना। तो फिर बाद में मैंने पूछा आपको समझ में आ गया? उन्होंने कहा हाँ हमको समझ में आ गया। मैंने कहा क्या समझ में आया? कि हमको ये समझ में आ गया है कि ये जो पहली वाली डिजिट है ना, जब भी ये लगा होगा तो ये पहली वाली डिजिट हटा देनी है। हमने कहा ठीक है, आपको जो समझ में आ गया तो वो बढ़िया है। तो फिलहाल आप समझ सकते हो कि इस तरह की चीजें भी होती हैं टीचिंग में। आगे जाते हैं। मान लीजिए आपके टीचर ने ये लिख दिया √625 = 25। मैं गणित के रूप में बता रहा हूं, ये आपका कथन हो गया, यानी कि ये आपका हो गया स्टेटमेंट। और इसके बाद जब आप यहां से यहां जा रहे हो तो ये आपका हो गया कंक्लूजन, यानी कि इसके बाद आप जो भी निकाल रहे हो वो है कंक्लूजन। लेकिन इसके बीच में भी कुछ कहानी है जो आपके टीचर ने आपको बताई नहीं, और वो टीचर ने ये मान लिया था कि आप पहले से इसे जानते होंगे। और जो कुछ भी टीचर मान लेता है, मानना मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं मानने को? मानने को बोलते हैं एज्यूम कर लेना। जो कुछ भी टीचर एज्यूम कर लेता है, जैसे कि मैं कुछ एज्यूम कर लेता हूं कि आपको हिंदी आती है इसलिए मैं हिंदी में बात कर रहा हूं। जो कुछ भी टीचर या वो जो कुछ भी वक्ता आपका, यानी कि जो स्पीकर होता है, जो कुछ भी एज्यूम कर लेता है, दैट इज कॉल्ड एजम्पशन। वही एजम्पशन है। तो सीधी सी बात है, मतलब यह है कि कुछ बातें स्पष्ट रूप से कही नहीं जाती, क्योंकि ऐसा लगता है, ऐसा समझ में आता है कि जो स्पीकर होता है वो हमेशा सब कुछ नहीं बोलता। क्या नहीं करता? वो हमेशा सब कुछ नहीं बोलता। वो क्या कर लेता है? वो कुछ बातें छुपा लेता है, और जो छुपा लेता है वही तो है एजम्पशन। और क्यों छुपाता है? क्योंकि वो जानता है कि आप ये बातें समझ गए होंगे, आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, आज रात बारिश हुई। आज रात बारिश हुई। देखो थोड़ा सा बोरिंग जरूर है, मैं इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कंसेप्ट यहीं पर छुपे हुए हैं। आज रात बारिश हुई, जमीन पर फिसलन है। अब समझना इस सेंटेंस को गौर से। आज रात बारिश हुई, जमीन पर फिसलन है, जबकि यह सेंटेंस आपको लग रहा है कि यह पूरा है। क्यों आपको पूरा लग रहा है? क्योंकि आपके पास बारिश से होने वाली जानकारी मौजूद है। अगर वो जानकारी आपके दिमाग से डिलीट मार दी जाए, तब आपको जब पता ही ना हो कि बारिश क्या होती है, तब आप मतलब निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। तो जो इसका पूर्व धारणा बनेगी वो इस सेंटेंस को कनेक्ट करने वाली होगी। यानी अगर मैं फिगर में रखूं तो ये है आपका स्टेटमेंट ST, और ये है आपका कंक्लूजन, और इन दोनों को बीच में जो डॉटेड लाइन कनेक्ट करती है, ये जो डॉटेड लाइन इसको कनेक्ट करती है, यहीं कहीं तो है एजम्पशन। सिचुएशन समझ में आई? स्टेटमेंट है, फिर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपके कंक्लूजन को उससे कनेक्ट करती हैं, दैट इज कॉल्ड एजम्पशन। जैसे आज रात बारिश हुई, जमीन पर फिसलन है, इसका जो आपका एजम्पशन बनेगा वो ये होगा कि बारिश के पानी से, या बारिश के पानी से जमीन पर फिसलन आती है। जमीन पर फिसलन आती है। ये आपका क्या हो गया? एजम्पशन हो गया। ये कंक्लूजन नहीं है, ये एजम्पशन है। ये आपको पहले से ही पता था कि बारिश के पानी से जमीन पर फिसलन आ जाती है, और इसीलिए आज रात बारिश हुई, जमीन पर फिसलन है। क्लियर हो गया होगा ये कंसेप्ट। एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग यहां पर, और वो एग्जांपल ऐसा ले सकते हैं, जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं।
उस एग्जाम्पल में मान लीजिए ऐसा कहा गया कि अब सचिन तेंदुलकर आया है, अब इंडिया जीत जाएगी। यानी इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा था और ऑस्ट्रेलिया ने खूब बड़ा सा स्कोर दे दिया। अचानक से सचिन तेंदुलकर, इंडिया के 2-3 विकेट गिर जाते हैं, फिर सचिन तेंदुलकर आता है। सचिन तेंदुलकर एक बढ़िया बैट्समैन है, सभी जानते हैं। और फिर अचानक से आप भीड़ में बैठे हुए चिल्लाते हैं, वाह वाह सचिन तेंदुलकर आ गया, अब इंडिया जीत जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने कुछ ऐसा कहा कि आशीष नेहरा आ गया और इंडिया जीत जाएगी, तो लोग आपको डांटने लगेंगे, अरे आशीष नेहरा कैसे इंडिया जीता सकता है, आशीष नेहरा कहां अच्छे बल्लेबाज है। तो कुछ चीजें हमारे दिमाग में पहले से ही बनी होती है। जैसे आपके गगन सर हैं, अच्छी मैथ पढ़ाते हैं, आपके दिमाग में एक बात मौजूद है कि गगन सर अच्छा पढ़ाते हैं। ये बात आपके दिमाग में जो मौजूद है, यही तो एजम्पशन है, यही तो आप एज्यूम करते हो। जब आप गगन सर का अगला वीडियो देखने जाते हो तो आप एज्यूम नहीं कर लेते हो कि हाँ आप अच्छा पढ़ाएंगे या इसमें भी मुझे कुछ नया मिलेगा। अगर आपको जरा भी लगे कि गगन सर अच्छा नहीं पढ़ाएंगे, यानी अगर आप जरा भी एज्यूम कर लो कि गगन सर अच्छा नहीं पढ़ाएंगे, तो क्या उनके वीडियो देखोगे, क्या उनका पेड कोर्स खरीदोगे? नहीं ना। सिंपल सी बात यही है। अब यहां पर एजम्पशन को पढ़ने के लिए दो बातें आपको दिमाग में रखनी चाहिए कि ये एजम्पशन हमेशा छिपा हुआ रहना चाहिए, यानी वाक्य में स्पष्ट रूप से नहीं कहा जाना चाहिए। ये सबसे बड़ा रोल होता है अगर ये स्पष्ट रूप से यानी क्लियरली मेंशन किया गया है आपके नीचे वाले वाक्य में, यानी ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर कहा गया वैसा ही नीचे कहा गया, तो ऐसे एजम्पशन सही नहीं माने जाते, उनको कंक्लूजन माना जाता है। वो एजम्पशन के रूप में सही नहीं होते, वो कंक्लूजन माने जाते हैं। एजम्पशन हमेशा सेंटेंस से पहले मौजूद था, बस उसने कोई रूप नहीं लिया था। वो आपके दिमाग में पहले से ही है, अंदर कहीं छुपा बैठा है, पीछे कहीं, पीछे वाले माइंड में कहीं है। और आप जब सोचते हो उसके बारे में, जब किसी सेंटेंस के बारे में या किसी विषय के बारे में, तो वो निकल के आता है सामने। और जब वो सामने निकल के आता है तो वही तो एजम्पशन का फॉर्म होता है, पहले से ही हमको पता था। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम कैसे इसको पढ़ाने वाले हैं, हम इसको ऐसे पढ़ने वाले हैं कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वैलिड एजम्पशन, कौन कौन से पॉइंट पे एजम्पशन वैलिड होता है और किन पॉइंट पे हमें नजर रखनी है, और फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग इनवैलिड एजम्पशन, यानी कौन कौन से पॉइंट पर ये एजम्पशन इनवैलिड हो जाते हैं, उनके बारे में हम लोग थोड़ा एक एक करके बात करेंगे। लेकिन मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे आपको पढ़ाना चाहता हूं, मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे ही आपको रखना चाहता हूं। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है एजम्पशन का, वो ये एजम्पशन दैट इज समथिंग एज्यूम, जिसको पहले से ही कभी एज्यूम किया जा सके, वो एजम्पशन होता है। और सबसे पहला एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद है कुछ इस तरीके का। नीचे मैंने लिख रखा है सजेशन। सजेशन का मतलब होता है सलाह। हम सभी कभी ना कभी किसी ना किसी को किसी भी रूप में सलाह देते ही रहते हैं। तुम्हें इस बुक से पढ़ना चाहिए, तुम्हें उस बुक से पढ़ना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें वैसा करना चाहिए। सलाह और बातचीत में अंतर होता है। सलाह और बातचीत में क्या होता है? अंतर होता है। क्या अंतर होता है? देखिए, जब आप किसी को सलाह देते हो, जब आप किसी को फोर्स करते हो कि बेटा आपको ये सलाह दी जा रही है, जब आप किसी को सलाह देते हो प्रॉपर तरीके से, तो एक चीज समझना कि सलाह में आप हमेशा ऐसी सलाह देते हो जिसके बारे में आप खुद सही मानते हो। जैसे मैं तुमसे कहता हूं कि आपको आर.एस. अग्रवाल की बुक से पढ़ना चाहिए, तो खुद मैं जब आर.एस. अग्रवाल की बुक को प्रेफर करता हूं, जब मैं उसे पढ़ता हूं या मैं मानता हूं कि हाँ वो किताब अच्छी है, पढ़ने लायक है, तभी तो आपको रेफर करता हूं। दूसरी चीज, अगर मेरे को यह चीज लगे कि मैं आपको सलाह दूंगा और वो आप मानोगे नहीं, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको और ज्यादा किताबों से पढ़ना चाहिए या और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, और मुझे जरा भी लगे कि मेरी ये मेहनत, ये मेरा बोलना आपके लिए बेकार है, आपके लिए कोई मतलब नहीं है इस बोलने का, तो क्या मैं ये बात आपको बताऊंगा? क्या मैं इतनी रिस्क लूंगा? क्या मैं आपको ये चीजें समझाने की कोशिश करूंगा? बिल्कुल नहीं। तो ध्यान रखिएगा, जब भी एजम्पशन के तौर पे आपको लगे कि हाँ यहां पर स्टेटमेंट में कुछ सलाह जैसा बोध हो रहा है, यानी कि सलाह जैसे दी जा रही है, तो इंग्लिश में पढ़ लेते हैं पहले। अकॉर्डिंग टू मी, यानी कि मेरे अनुसार, यू शुड गेट योर चाइल्ड एग्जामिन्ड बाय ए स्पेशलिस्ट डॉक्टर। मेरे अनुसार तुम्हें अपने बच्चे को एक विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ए ने बी को सलाह दी, देखो है ना, सलाह है, और ए ने बी को सलाह दी। मान लेते हैं हम लोग कि ए ने बी को क्या दिया? सलाह दी। देखो लिखा हुआ है, मेरे अनुसार तुम्हें अपने बच्चे को एक विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सलाह में कही गई कोई भी बात हमेशा अनुसरण करती है। अनुसरण करती है मतलब फॉलो करती है, एज ए एजम्पशन, यानी कि जब भी सलाह में कोई चीज कही जाएगी तो वो हमेशा फॉलो करेगी। आपको ये मानना होगा कि जो भी सलाह में कहा जाएगा वो सही होगा। जैसे कहा गया, अकॉर्डिंग टू मी यू शुड गेट एग्जामिन योर चाइल्ड, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आर एबल टू डायग्नोज बेटर देन द ऑर्डिनरी डॉक्टर। यानी जो विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं वो किसी बीमारी को एक साधारण डॉक्टर की अपेक्षा ज्यादा अच्छे से ठीक कर सकते हैं। और ये आम धारणा भी है, हम सभी मानते हैं, और हमको पढ़ने में कहीं से भी गलत नहीं लग रहा है। हमको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये सही कह रहा है। अपने अगर मैं उल्टा बोल दूं, इसको ऐसा बोल दूं कि एक साधारण डॉक्टर
एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर की अपेक्षा ज्यादा अच्छे से इलाज करते हैं। तो पहली बात तो जनरलाइज वे में ये मत कहो कि हमारे घर के बगल वाले डॉक्टर अच्छा इलाज करते हैं, वो झोला छाप है, साधारण डॉक्टर है फिर भी बहुत अच्छा इलाज करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जनरल राय है, जो सभी समाज, एक दो अपवाद से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जो जनरल राय है यानी कि जो पूरा का पूरा संसार मानता है, जो पूरे के पूरे सभी लोग मानते हैं, तो वो आपको लेके चलना है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर, वाकई हम सब मानते हैं कि जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, जो विशेषज्ञ डॉक्टर होता है, वो साधारण डॉक्टर की अपेक्षा ज्यादा अच्छे से इलाज कर पाता है। तो फिलहाल जो सलाह में चीज कही गई थी वही यहां पर है। तो ये आपका कैसा एजम्पशन बनेगा? ये आपका वैलिड एजम्पशन बनेगा, यानी कि मान्य पूर्व धारणा बनेगी। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि जब कोई भी चीज आपको सलाह में दी जाए, जो दिमाग में आपको रखना है, जो चीज भी आपको सलाह में दी जाए वो आपकी हमेशा अनुसरण करती है। और सबसे बड़ी बात, जब आप किसी को सलाह देते हो तो आप ये मानते हो, क्या मानते हो? हम ये मानते हैं कि सामने वाला, मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि यह पीडीएफ आपको दे सकूं, सामने वाला आपकी सलाह मानेगा, सामने वाला आपकी सलाह मानेगा। लेकिन आपको जरा भी लगे कि सामने वाला आपकी सलाह नहीं मानेगा तो क्या आप क्या सलाह दोगे? नहीं। तो अगर यहां पे कहीं लिखा होता, एक एजम्पशन और इसका बन सकता है कि बी ए की सलाह मानेगा, तो वो एजम्पशन भी सही होता। ये दो एजम्पशन बनते हैं सजेशन के फॉर्म में। एक आपको ऐसा लगेगा जैसे कि पूरा का पूरा वाक्य ही वैसे ही वो बात कर रहे हैं, एक जनरलाइज वे में बात कर रहे हैं उसको आम धारणा के रूप में, और जो सलाह दी जा रही है वो सही होती है। सलाह में जो कहा गया है वही नीचे भी कहा गया है, तो ये सही बात होगी। और दूसरा ये कि आप ये भी मानोगे कि सामने वाला आपकी सलाह मानेगा। अगर जरा सा भी आपको ये लगे सामने वाला मेरी सलाह नहीं मानेगा तो आप सलाह नहीं दोगे। ठीक, तो ये सजेशन पहला पॉइंट है जहां पे आपको सजेशन के बारे में सोचना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है आपका पॉसिबिलिटी। कभी कभी कुछ सेंटेंस में संभावनाएं नजर आती हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर कहीं पर भी आपको संभावनाएं नजर आ रही हैं, जैसे कि हो सकता है, मे बी, कैन बी, मे नॉट बी, इस तरह की कोई भी संभावना नजर आ रही, होने हो या ना होनी हो, संभावनाओं की अगर हम बात करें तो संभावना जब भी नजर आती है तो 90% केस में आपको इसको सही मानना है। कुछ एक्स्ट्रा केसेस होते हैं जिनके बारे में मैं बात करूंगा आगे चलकर, लेकिन अभी हाल फिलहाल इसको सही मानना। जब भी संभावना कोई चीज ऊपर कही गई है और उसके होने की संभावना बता दी जाए तो वो वैलिड एजम्पशन होंगे। जैसे लिखा हुआ है कि द बुक इज इंटेंडेड टू गाइड द लेमैन टू स्टडी योगा इन द एब्सेंस ऑफ टीचर। ऊपर दो बातें कही गई हैं कि ये जो किताब है ये एक साधारण व्यक्ति यानी जिसने कभी आज तक योगा सीखा नहीं है उसके योगा सीखने के लिए लिखी गई है, और यदि उसके पास अध्यापक अनुपस्थित हो, यानी कि उसके पास यदि उसको योगा सिखाने वाला टीचर उपस्थित ना हो। मतलब क्या है, ये कहना ये चाहते हैं कि हो सकता है कि कुछ लोगों के पास टीचर ना हो तो उनके लिए बुक लिख दी गई है, और पुस्तक लिखी गई है यानी पुस्तक से भी योगा सीखा जा सकता है। आप अगर सिर्फ उदाहरणाएं पढ़ेंगे तो दोनों एकदम प्रॉपर रिलेट कर रही हैं इससे। ए टीचर ऑफ योगा मे नॉट बी अवेलेबल टू एवरीवन। ऊपर वाले सेंटेंस को पढ़ के तो यही लगता है, भाई मान लो मैंने तुमसे ये कहा, मैंने आपसे ये कहा कि ये जो किताब है, ये जो मेरे हाथ में किताब है, ये जो किताब है ना, ये अध्यापक की अनुपस्थिति में योगा सीखने के लिए लिखी गई है। ये किताब अध्यापक की अनुपस्थिति में योगा सीख। अब मेरे दिमाग में क्या रहा होगा, मैं समझ पा रहा हूं, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपको पता है कि कुछ लोगों के पास अध्यापक उपलब्ध नहीं है या कुछ लोगों के पास योगा का टीचर उपलब्ध नहीं है। ये मैंने एज्यूम किया है, तभी तो मैंने बोला अध्यापक की अनुपस्थिति में, इन द एब्सेंस ऑफ टीचर। क्लियर? देन इट सपोर्ट्स योर पॉसिबिलिटी, यानी आपने जो बात कही है उसी को पॉसिबिलिटी फॉर्म में इन्होंने प्रेजेंट कर दिया। दूसरे सेंटेंस पर आते हैं, योगा कैन बी लर्न्ड विद द हेल्प ऑफ बुक। मैंने लिखा, मैंने बोला आपसे कि ये जो किताब है ये अध्यापक की अनुपस्थिति में योगा सीखने के लिए लिखी गई है, यानी कि ये किताब से आप योगा सीख सकते हो। अगर आपके पास टीचर नहीं होगा तो एक लेमैन यानी कि एक नौसिखिया भी आपका क्या हो सकता है, योगा सीख सकता है। तो इस पुस्तक से योगा सीखा जा सकता है। अब इस पुस्तक से योगा सीखा जा सकता है, यह सेंटेंस अलग हो गया। और अगर ऐसा कहा जाए इस पुस्तक से योग सीख लोगे, अब ये जरूरी नहीं सीख लोगे जैसा कहा गया वैसे सबको कंपाइज कर लिया। हो सकता है कि कुछ लोग सीख पाए, हो सकता है कुछ लोग ना सीख पाए, लेकिन जब तक उसको संभावना के बारे में कहेंगे तो वाक्य ढुलमुल रहेगा। ढुलमुल होने का मतलब यह हुआ वाक्य में अभी फोर्सफुल नहीं है। यह एजम्पशन का सबसे बड़ा गुण होता है कि यह हमेशा कैसा होता है, लचीला होता है। एजम्पशन हमेशा कैसा होता है, लचीला होता है। मतलब वो फोर्सफुल नहीं होता, वो हार्ड नहीं होता, वो कठोर नहीं होता, वो नॉर्मल तरीके से अरे ऐसा हो सकता है भाई,
तो ये आपके दो एजम्पशन वैलिड है कि जहां पर आपने समझ लिया कि पॉसिबिलिटी से कैसे उसको चेक करना है, पॉसिबिलिटी आपके सेंटेंस से रिलेट होनी चाहिए, इस रिलेट होते हुए अगर कोई भी आप बात कहोगे तो पॉसिबिलिटी के रूप में आपको एज ए एजम्पशन उसको सही मानना है। आगे चलते हैं, अगला है एज्यूम। कभी कभी कुछ बातें हम लोग ऐसे ही एज्यूम कर लेते हैं, जैसे मैं 60 लेक्चर में आपकी रीजनिंग खत्म कर दूंगा। इसका मतलब यह हुआ कि मैं कम से कम 60 लेक्चर तो पढ़ाऊंगा ही आपको। अब कम से कम मैं 60 लेक्चर पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊं चाहे ना पढ़ाऊं, लेकिन अभी हाल फिलहाल मैं आपको मान के चल रहा हूं कि मैं 60 लेक्चर में आपकी रीजनिंग खत्म कर दूंगा। मैंने कुछ एज्यूम कर लिया है, मैंने सोच लिया है कि हाँ ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा तो ऐसे हो जाएगा। तो ऐसा जो एजम्पशन होता है वो भी आपके एजम्पशन के रूप में हमेशा सही होता है। जैसे कहा गया, द नेक्स्ट मीटिंग ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ द इंस्टीट्यूट विल बी हेल्ड आफ्टर 1 ईयर। द नेक्स्ट मीटिंग यानी कि अगली मीटिंग इस इंस्टीट्यूट यानी इस संस्थान की गवर्निंग बॉडी यानी कि जो भी उसके संस्थापक या नेतागण सदस्य हैं, जो भी उसके सीईओ वगैरह है, एमडी वगैरह हैं, उनकी अगली मीटिंग 1 साल बाद होगी। कितने साल बाद होगी? 1 साल बाद। अच्छा, उन लोगों को जरा भी लगे कि मेरा जो इंस्टीट्यूट है विल रिमेन इन फंक्शन आफ्टर 1 ईयर, यानी कि जो इंस्टीट्यूट है वो अगले 1 साल तक चलता रहेगा, और अगर वो अगले 1 साल तक नहीं चलेगा, उनको जरा भी लगे कि ये इंस्टीट्यूट तो अभी 6 महीने में बंद हो जाएगा, तो क्या वो अगले 1 साल की बात करते? नहीं। तो उन्होंने यहां पर क्या एज्यूम कर लिया? उन्होंने यहां पर यह एज्यूम कर लिया कि ये इंस्टीट्यूट जो है मेरा वो अगले 1 साल तक काम करता रहेगा। और जब उन्होंने ये चीज एज्यूम कर ली है कि ये इंस्टीट्यूट जो है वो मेरा अगले 1 साल तक काम करता रहेगा, तो अगर उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दें यानी एजम्पशन के फॉर्म में लिख दें, तो वो क्या होने वाला है? वो सही होने वाला है। द इंस्टीट्यूट विल रिमेन इन फंक्शन आफ्टर 1 ईयर। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। एक और, कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट के 3 पार्ट है, ढंग से समझेंगे। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब हो गया कारण और प्रभाव। एक बहुत ही स्टैंडर्ड सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, द गर्ल इज टू क्लेवर टू फेल इन द एग्जाम, यानी कि लड़की फेल होने के लिए बहुत चालाक है, यानी लड़की इतनी चालाक है कि फेल नहीं होगी। कारण और प्रभाव की अगर हम बात करें तो सबसे पहला वाला आपके सामने लिखा हुआ है, कारण भी हो और प्रभाव भी हो। दूसरा, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास कारण नहीं होता लेकिन उसका प्रभाव आ जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास कारण ही नहीं होता, सॉरी कारण तो होता है लेकिन उसका प्रभाव नहीं आता। अगर हम बात करें तो तीनों से ही जो पूर्व धारणा निकलेगी, चाहे यहां से निकालो, चाहे यहां से, चाहे यहां से, उसमें आपका कारण और प्रभाव का जो संबंध है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। वो कैसा दिखाई देगा? वो स्पष्ट रूप से नजर आएगा, क्लियरली नजर आएगा। द गर्ल इज टू क्लेवर टू फेल इन द एग्जामिनेशन, यानी लड़की इतनी चालाक है कि फेल नहीं होगी। मतलब क्या है? बहुत चालाक लोग फेल नहीं होते। वेरी क्लेवर गर्ल्स डू नॉट फेल इन द एग्जामिनेशन। एग्जैक्टली क्या हुआ? कारण क्या है? लड़की फेल क्यों नहीं होगी? लड़की बहुत चालाक है। और इसका प्रभाव क्या हुआ कि वो फेल नहीं होगी? टू फेल इन द एग्जामिनेशन। कारण और प्रभाव का संबंध, कारण और प्रभाव के संबंध में कारण भी है और प्रभाव भी है, यानी लड़की क्यों फेल नहीं होगी? क्योंकि वो बहुत चालाक है। अच्छा, उसका प्रभाव क्या है उसके चालाक होने का? कि वो फेल नहीं होगी। कारण और प्रभाव, यानी जब उसका रिलेशन आपने मेंटेन कर दिया, आपको एक एजम्पशन मिल जाएगा। दिस इज द वैलिड एजम्पशन। एक और एग्जांपल लेते हैं कि सेब बुरे होने के लिए बहुत महंगे हैं। सेब बुरे होने के लिए बहुत महंगे हैं। मतलब यह है कि सेब इतने महंगे हैं कि वो बुरे नहीं हो सकते। मतलब जो चीजें महंगी होती हैं वो बुरी नहीं होती, जो चीजें महंगी होती हैं वो बुरी नहीं होती। सीधे सीधे कारण प्रभाव का संबंध बना। एजम्पशन भी इसका यही होगा कि जितना महंगा दाम या जितना महंगी चीज उतनी बढ़िया, और ये सब हम मानते भी हैं, आम धारणा भी है हमारे लिए। तो ये पूर्व धारणा के रूप में क्या होगा? सही होगा। अगला एग्जाम्पल आता है, कारण है लेकिन प्रभाव नहीं है। मैंने बहुत मेहनत की, मैंने दिन रात मेहनत की, लेकिन फिर भी मैं फेल हो गया।
मेरे फेल होने का कारण है क्या? नहीं, मैंने बहुत मेहनत की, मैंने दिन रात लगा रहा, फिर भी मैं फेल हो गया, यानी कारण नहीं है लेकिन उसका प्रभाव आ गया। मेरे फेल होने का कोई कारण नहीं है लेकिन उसका निश्चित रूप से प्रभाव आया है। और क्या प्रभाव आया है? वो प्रभाव यह है कि मैं फेल हो गया। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जब कारण और प्रभाव के लिए एजम्पशन लेके जाएंगे तो एजम्पशन आपका क्या बनेगा? एजम्पशन आपका यही बनेगा, बहुत मेहनत करने वाले लोग फेल नहीं होते हैं। कारण और प्रभाव का संबंध स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। एक और एग्जांपल लेते हैं। कारण है लेकिन प्रभाव नहीं है। मैंने बहुत मेहनत करी, मैंने बहुत मेहनत की, मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी, बहुत ज्यादा मेहनत करी, और मैं फिर भी क्या हो गया? फेल हो गया। मैं पास नहीं हो पाया, ऐसे ज्यादा सही है। मेरे बहुत मेहनत करने के बावजूद प्रभाव नहीं आया। उसका कारण है, मेरे पास होने का कारण है, लेकिन मैं पास नहीं हो पाया, उसका प्रभाव नहीं आया। शहर में 4 दिन से घुटनों तक पानी भरा हुआ है। इस शहर में 4 दिन से घुटनों तक पानी भरा हुआ है, लेकिन हैजा का कोई निशान नहीं। मतलब इस शहर में अगर घुटनों तक पानी भरा होता है तो घुटनों तक पानी भर जाने से अक्सर हैजा फैल जाता है। यह बन गई आपका एजम्पशन। पॉइंट क्लियर है? कारण है, प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण है, प्रभाव है, कारण भी है, प्रभाव भी है, लेकिन पूर्व धारणा में क्या नजर आना चाहिए? कारण प्रभाव, यानी एजम्पशन में कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन स्पष्ट रूप से नजर आना चाहिए। अगर नहीं नजर आ रहा है तो वो एजम्पशन सही नहीं है। दूसरा, कारण नहीं है लेकिन प्रभाव है, तो भी वहां पे जो रिलेशन नजर आ रहा है वो कॉज एंड इफेक्ट का एकदम स्पष्ट रूप से नजर आना चाहिए। कारण है लेकिन प्रभाव नहीं है, मतलब शहर में 4 दिन से घुटनों तक पानी भरा हुआ है लेकिन फिर भी हैजा नहीं फैल रहा। कारण है हैजा फैलने का, लेकिन आज नहीं फैल रहा। पूर्व धारणा क्या बनेगी? एजम्पशन क्या बनेगा? एजम्पशन बनेगा कि कारण भी है और प्रभाव भी हो, यानी कि घुटनों तक पानी भरने से हैजा फैलता है। उम्मीद है ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसे जरूर याद रखना। यहां पर मैंने एग्जाम्पल दिया था पास होने वाला और फेल होने वाला। इसका एक एग्जाम्पल और दे सकते हैं। भारी सुरक्षा के बावजूद, भारी सुरक्षा के बावजूद मंत्री जी की हत्या हो गई। यानी अमूमन ऐसा होता नहीं है कि इतनी सुरक्षा हो और मंत्री जी मार दिए जाएं, अक्सर ऐसा होता नहीं है। ठीक, तो यहां पर कारण नहीं था मंत्री जी की हत्या होने का, लेकिन फिर भी उनकी हत्या हुई, यानी कि कारण नहीं था लेकिन प्रभाव आया। उनकी हत्या होने का कोई कारण नहीं था, बहुत सुरक्षा थी, चारों तरफ आदमी टहल रहे थे, लेकिन फिर भी उनकी हत्या हुई, इसका मतलब उसका प्रभाव आया। क्लियर हुआ? आगे जाते हैं। कारण है लेकिन प्रभाव नहीं, ये तो क्लियर हो गया होगा। यहां पर मैंने कौन सा लिया हुआ है? हैजा फैलने वाला एग्जाम्पल लिया हुआ है। क्लियर हो गया? चलो आगे चलते हैं। यहां पर कि कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन आपको बनाए रखना है। एक चीज और मैं आपको यहां पर थोड़ा सा बता देता हूं। अगर कहीं पर भी आपको सामान्यता नजर आए, सामान्यता ऐसा होता है, अक्सर ऐसा हो जाता है, तो ये वर्ड अगर एब्सर्ड नहीं है, मतलब अगर आपका जो सेंटेंस है ओकेजनली या यूज टू, इस तरह का कोई भी प्रयोग हो, आदतों की अगर बात हो, तो सेंटेंस अगर आपका एब्सर्ड नहीं, यानी सेंटेंस आपका आपके स्टेटमेंट के साथ प्रॉपर रिलेट कर रहा है, प्रॉपर जुड़ रहा है, तो आप उसे सही मानोगे। अदरवाइज ये 2 वर्ड ऐसे हैं जो आपके एजम्पशन को बहुत मजबूत बना देते हैं, यानी इस तरह के एजम्पशन हमेशा सही माने जाते हैं। क्लियर? चलिए अगली ओर, आगे की ओर चलते हैं। ऑफ ऑल द टीवी सेट मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, एक्स ब्रांड हैज लार्जेस्ट सेल, यानी जितने भी टीवी सेट भारत में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं यानी बन रहे हैं, उनमें से सबसे ज्यादा बिक्री एक्स ब्रांड के टीवी की है। डेटा अवेलेबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कभी कभी सेंटेंस लगेगा कि ये बकवास सी बात कर रहा है, ये हमारे सेंटेंस से रिलेट नहीं कर रहा। द सेट ऑफ ऑल टीवी सेट मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया इज नोन। सबसे दिमाग में आपके ये आएगा, यार ये कहां लिखा हुआ है कि इंडिया में बाकी टीवी सेट? बिल्कुल लिखा हुआ है, पीछे लिखा हुआ है। उसके बाद के बात, अब जब आपको ये बात बोली जाएगी तो आप समझ जाओगे अपने आप। क्या समझ जाओगे? कि भारत में सभी टीवी सेट की बिक्री का डेटा उपलब्ध है, यानी भारत में सभी टीवी सेट की बिक्री का डेटा उपलब्ध है। द सेल ऑफ ऑल द टीवी सेट मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया इज नोन। तो जब कभी भी आंकड़ों की बात की जाए, जब कभी भी आंकड़े की पर्याप्तता की बात की जाए, तो वो पूर्व धारणा, जैसा कि आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ है, वो सही होता है। आंकड़े, पर्याप्तता, जब कभी सेंटेंस इस बारे में बात करे तो आपका पूर्व धारणा के रूप में वो सही माने जाएंगे। क्या सीखा आपने अभी तक? आपने अभी तक सीखा सबसे पहला आपने क्या सीखा था? सबसे पहला आपने सीखा था सजेशन, सलाह। सबसे पहला आपने सीखा सजेशन, यानी कि सलाह।
दूसरा आपने क्या सीखा? दूसरा आपने सीखा पॉसिबिलिटी। अगर सेंटेंस में पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही है तो उसके सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं सही नहीं, सारी पॉसिबिलिटी सही होगी। जो सेंटेंस से रिलेट करेगी, सेंटेंस को फॉलो करेगी, सेंटेंस के साथ काम मतलब जुड़ेगी, वो पॉसिबिलिटी पॉसिबल है। उसके बाद आपने क्या सीखा? उसके बाद आपने सीखा एजम्पशन, यानी कि कभी कभी कुछ चीजें एज्यूम कर ली जाती हैं। फिर उसके बाद आपने क्या सीखा? उसके बाद आपने सीखा डेटा अवेलेबिलिटी, यानी कि आंकड़े पर्याप्तता। और इससे जस्ट पहले आपने सीखा था कॉज एंड इफेक्ट। तो आपको ये 4-5 पॉइंट अच्छे से याद रखने चाहिए कि अगर आपके पूर्व धारणा में इन चारों पांचों कैटेगरी से कोई भी एजम्पशन या क्वेश्चन आ रहा है, ये कैटेगरी है, क्वेश्चन की कैटेगरी है। क्वेश्चन सजेशन से बन सकता है, क्वेश्चन पॉसिबिलिटी से बन सकता है, एजम्पशन से बन सकता है, डेटा अवेलेबिलिटी से बन सकता है और कॉज एंड इफेक्ट से बन सकता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान में रखना है ये है हार्ड सेंटेंसेस। हार्ड सेंटेंसेज यानी कि जब कभी भी पूर्व धारणा कठोर रूप में प्रस्तुत हो, यानी कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो पूर्व धारणा को कठोर बना देते हैं, यानी कि उसमें फोर्स ला देते हैं। फोर्सफुल सेंटेंस कभी भी आपका एजम्पशन के रूप में सही नहीं होता। जैसे कहा गया द बीओपी क्राइसिस हैज वर्सेंड एंड द गवर्नमेंट शुड मेक्स every effort to boost export. Exports are the best solution to avoid BOP crisis. Exports are the reasonably good solution to the BOP crisis. Exports are the only solution to the overcome the BOP crisis. The BOP crisis will be definitely be averted by the boosting export. The BOP crisis will probably be averted by the boosting export. तो देखिए यहां पर जो भी चीजें आपको लिखी गई हैं इनमें से आपको वो एजम्पशन छांटने हैं जो आपके लिए ठीक रहेंगे। सबसे पहली बात तो आपको सेंटेंस बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, मैं जानता हूं आप इंग्लिश थोड़ी सी इतनी कठिन हो गई। यहां पर मैं आपको फिर से बताता हूं, द बीओपी संकट हैज वर्सेंड द गवर्नमेंट शुड मेक एवरी एफर्ट टू बूस्ट एक्सपोर्ट। देखिए बीओपी संकट ने सरकार की स्थिति बहुत खराब कर दी है, इसलिए बीओपी संकट बहुत खराब स्थिति में पहुंच चुका है। बीओपी संकट ये क्या होता है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। बीओपी संकट होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। कभी कभी कुछ ऐसे इकोनॉमिक टर्म्स हमारे सामने रख दिए जाते हैं जिनके लिए आपको पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स आनी जरूरी है। अब यहां पर रीजनिंग करने आए हमसे इकोनॉमिक्स पूछ ले रहे हो तो ये थोड़ी सी जाती रहती है एग्जाम वालों की हम पर, तो वो थोड़ी सी बर्दाश्त करनी पड़ेगी आपको। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की अगर हम बात करें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट किसी भी कंट्री का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का डिफरेंस होता है। जितना पैसा एक्सपोर्ट किया और जितना पैसा इंपोर्ट आया, मतलब जो भी आपने इंपोर्ट किया उसके बीच का डिफरेंस है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में आने वाली मनी का डिफरेंस है। एक्सपोर्ट का मतलब होता है चीजों को बाहर भेजना, जब चीजें बाहर जाती हैं तो पैसा अंदर आता है। इंपोर्ट का मतलब होता है चीजों को बाहर से मंगाना, यानी कि कोई भी चीज आपने बाहर से मंगाई, और जब आपने कोई भी चीज मंगाई, आयात है इसका मतलब हुआ कि आयात किया आपने और किसी का निर्यात किया। तो ये बोल रहे हैं कि एक्सपोर्ट ज्यादा करो, बूस्ट करो एक्सपोर्ट को। एक्सपोर्ट को बूस्ट करने का मतलब यह है कि चीजों को ज्यादा से ज्यादा निर्यात करो, यानी चीजों को ज्यादा से ज्यादा बाहर भेजो, और चीजों को ज्यादा से ज्यादा बाहर भेजोगे तो पैसा अंदर आएगा, पैसा अंदर आएगा, पैसा अंदर आएगा। तो जो आपकी इंटरनेशनल मार्केट है वहां से जो भी आपके पास पैसा अंदर आने लगेगा, जिसकी वजह से वहां रुपया कम पहुंचेगा। और रुपया अगर, यानी जो हमारी करेंसी है रुपया, वहां अगर कम पहुंचेगा इंटरनेशनल मार्केट में, तो ये आपको पता होगा डिमांड एंड सप्लाई रूल। जो चीज इजिली अवेलेबल हो जाती है, जो चीज आसानी से सबको मिल जाती है, उसमें क्या दिक्कत होती है कि उसकी मांग घट जाती है और उसकी वैल्यू गिरने लगती है। जैसे सीधी सी बात है, अगर हम लोग रोज 24 घंटे तुमको पढ़ाने लगे तो हमारी वैल्यू गिर जाएगी। हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, अरे ये तो रोज चला आता है, वो वाली हालत हो जाएगी हमारे साथ। तो वही वाली बात है कि जब रुपया इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा मात्रा में पहुंच जाता है तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे डेप्रिशिएट होने लगती है, कि कम होने लगती है। और उसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अपने रुपए को, और हमें विदेशी मुद्रा और चाहिए होती है। तो ये जो बैलेंस होना चाहिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट की मनी का, वो कम से कम होना चाहिए, और ये ज्यादा हो जाता है तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए खराब होता है। क्यों ऐसा होगा, मान लीजिए कोई दुकान ऐसी है जहां पर बहुत सारा पैसा आप रोज माल खरीदते जा रहे हो, लेकिन बिक नहीं रहा है, दुकान बढ़ती जा रही है, तो उससे फायदा होगा क्या? नहीं, दुकान से माल बिकना भी चाहिए। और ऐसा ना हो जाए कि दुकान से माल इतना बिक रहा है कि दुकान में आ नहीं रहा, तो वो भी दिक्कत है। तो ये दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए, इसी को कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब मुझे लगता है कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, लेकिन फिलहाल हम लोग पढ़ रहे थे हार्ड सेंटेंसेस, यानी कि रीजनिंग पढ़ रहे हैं। रीजनिंग में आपको देखना होगा कौन से सेंटेंस हार्ड है। सबसे पहले एक्सपोर्ट इज द बेस्ट, सबसे अच्छा सोल्यूशन है। आगे आते हैं, एक्सपोर्ट आर द रीजनेबली गुड, तर्कसंगत उपाय है। एक्सपोर्ट आर द ओनली, यानी केवल यही एक सोल्यूशन है बीओपी क्राइसिस हटाने का। और आते हैं, द बीओपी क्राइसिस विल डेफिनेटली, निश्चित रूप से खत्म हो जाएगी। द बीओपी क्राइसिस विल प्रोबेबली बी अवॉइडेड बाय
द बूस्टिंग एक्सपोर्ट। अब समझ लिए, जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके जो सेंटेंस हैं उसमें हार्डनेस आ गई है, यानी कि बहुत फोर्सफुल कहा गया है, वो कभी भी एजम्पशन नहीं होता। एजम्पशन एक विचार है जो मुंह से निकलता नहीं है, मुंह से जो निकलता है वो हार्ड होता है, वो दिमाग में रहता है। सबसे पहली बात, जो वर्ड अगर आपको मिले जैसे कि ओनली, ये सेंटेंस को हार्ड बना देते हैं, इसलिए एजम्पशन के रूप में ये सही नहीं माने जाते। पूर्व धारणा के रूप में ये वाला सेंटेंस सही नहीं माना जाएगा। और द बीओपी क्राइसिस विल डेफिनेटली भी निश्चित रूप से एक उपाय है, निश्चित रूप से, तो ये भी आपका वर्ड सही नहीं है। द बीओपी क्राइसिस विल प्रोबेबली, यानी कि शायद उसे कम कर दे। जी नहीं, हमें यहां पे कहा गया शुड मेक एवरी एफर्ट बूस्ट एक्सपोर्ट, यानी ये सेंटेंस को क्या कर रहा है, कुछ ज्यादा ही ढीला बना दे रहा है। प्रोबेबली, शायद ऐसा हो जाए। जी नहीं, उसे फर्क पड़ेगा। अगर आप वहां पर एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से वहां कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा, लेकिन निश्चित रूप से एक उपाय है विल डेफिनेटली बी एबल, यानी कि वो सारा का सारा बीओपी क्राइसिस हटा देगा। ये सेंटेंस को हार्ड बना रहा है। ना तो सेंटेंस बहुत हार्ड होना चाहिए, ना तो सेंटेंस लचीला होना चाहिए, काम चलाऊ होना चाहिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। प्रोबेबली वर्ड भी आप कभी भी आपको मिले तो आपको तैयार रहना चाहिए उस सेंटेंस को गलत करने के लिए, लेकिन एक दो बार मैच जरूर करा लीजिएगा, क्योंकि एक आध एक्सेप्शन यहां पे जरूर है। फिर से समझ लीजिए, और लॉजिकल रीजनिंग में कोई रूल नहीं होता, वहां सिर्फ और सिर्फ लॉजिक होते हैं। अलग अलग सेंटेंस के हिसाब से अलग अलग आंसर आ सकते हैं, इसलिए जो रूल मैं आपको बता रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ आपको यह बताने के लिए है कि हां अगर ये पॉइंट मिले तो गलत कर देना, और अगर हां ये पॉइंट मिले तो उसको सही कर लेना। इससे क्या होगा, आपके पास एक कॉन्फिडेंस आएगा। हो सकता है कि आपको मेरी बताई हुई चीजें, हो सकता है आप सहमत ना हो, आप हो सकता है उससे असहमत हो, लेकिन आपके पास एक असहमत होने का, अगर आप मुझसे एग्री नहीं कर रहे हो तो एक प्रॉपर रीजन होना चाहिए आपके पास। और अगर आपके पास रीजन नहीं है, मेरे पास रीजन है, मैं उसका कोई पॉइंट आपको बता रहा हूं तो मैं सही हूं, इसको थोड़ा सा मान के चलो। फिलहाल ये भी गलत हो जाता है। एक्सपोर्ट आर द बेस्ट सोल्यूशन, बेस्ट सबसे अच्छा, सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री में बेस्ट मतलब इससे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। सेंटेंस फिर फोर्स पकड़ लेता है, फिर हार्ड हो जाता है, इसलिए एजम्पशन के रूप में आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं एक्सेप्ट करेंगे। एक्सपोर्ट आर द रीजनेबली गुड, इस वेरी गुड सेंटेंस, क्योंकि रीजनेबल एक तर्क संगत उपाय है, ये सबसे सही है। ना तो सेंटेंस बेकार कर रहा है, ना तो आपकी बात को बेकार कर रहा है, ना तो आपकी बात को बहुत मजबूती से रख रहा है। ये सेंटेंस आपकी बात को एकदम सही तरीके से रख रहा है। एक चलो ये अच्छा उपाय है, ये बढ़िया उपाय है, मतलब ये तर्कसंगत है, ये लॉजिकली सही है, ये करना चाहिए हमें, तो ये आपका सही होगा। बाकी दूसरा मैंने आपको बताया कि ओनली की वजह से गलत किया, यहां पे डेफिनेटली की वजह से मैंने इसको सही नहीं किया, और प्रोबेबली यानी सेंटेंस को बहुत ही ज्यादा खराब कर दे रहा है। ये हो सकता है ऐसा कर लो, हो जाएगा तो ऐसा कर लो, मतलब द बीओपी क्राइसिस विल प्रोबेबली बी अवॉइडेड, यानी बीओपी क्राइसिस अगर आपको हटाना है तो दो ही चीज पर निर्भर करती है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट अगर आप बढ़ाओगे तो निश्चित रूप से बीओपी क्राइसिस आपकी खत्म हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। हार्ड सेंटेंस के बारे में हम लोग ने बात कर ली है, फिर उसके बारे में कुछ और बात करते हैं। अब जो आया है वो है सबसे इंपॉर्टेंट। ये अक्सर मैंने लोगों को गलत करते हुए देखा है, इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट कर रहा हूं, क्योंकि जिस चीज को इंपॉर्टेंट बता दो उसको बच्चे बहुत ध्यान से देखते हैं। तो इसको आप बड़े ध्यान से देखिएगा। लव मैरिजेज मोस्टली इन डाइवोर्स। हो सकता है कुछ लोग इससे इत्तेफाक रखें और कुछ लोग इससे इत्तेफाक ना रखें। जब भी आपका सेंटेंस किसी चीज के एग्जिस्टेंस के बारे में बात करे, जैसे इन्होंने लव मैरिज के बारे में बात की है, और अगर लव मैरिज जैसी कोई चीज अगर दुनिया में नहीं होती तो क्या ये लव मैरिज के बारे में बात कर रहे होते? जैसे समझिए, लोग भूत के बारे में बात करते हैं, भूत होते हैं, कुछ लोग कहते हैं भूत नहीं होते, लेकिन भूत जैसा कुछ ना कुछ तो होता है। हो सकता है वो स्पेसीज हो सकता है वो जानवर हो सकता है वो किसी का वहम हो, लेकिन भूत शब्द, ये जो वर्ड है घोस्ट, ये हमारे समाज में प्रचलित है और हम इसे बाखूबी जानते हैं कि भूत क्या होता है। अब मेरी बात समझ पा रहे हैं? चीजें के होने और ना होने के बारे में बात की जा रही है। जैसे लव मैरिजेज मोस्टली इन डाइवोर्स, यानी कि जो आपके प्रेम विवाह होते हैं वो अक्सर किसमें खत्म होते हैं? तलाक पर खत्म होते हैं। सेंटेंस कहने वालों की ये धारणा है। हर आदमी की अपनी अलग धारणा हो सकती है लव मैरिज को लेकर, कि लव मैरिज जो होते हैं वो सारे के सारे डाइवोर्स पे खत्म होते हैं, या अक्सर वो डाइवोर्स पे खत्म होते हैं। तो यहां पर जो एजम्पशन के रूप में देखना है वो आपको नोटिस करना है कि लव मैरिज डू टेक प्लेस, यानी कि शादियां यानी कि प्रेम विवाह होते हैं, और ना हो रहे होते तो क्या वो ऊपर लव मैरिज की बात कर रहा होता? नहीं कर रहा होता है। इसलिए जब ये ऐसी बात कर रहा है तो यानी यहां पर ये एजम्पशन के एग्जिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है। जो टर्म ऊपर डिस्क्राइब किया गया उसके एग्जिस्टेंस के बारे में बात की गई है, वो एग्जिस्ट करता है। और नीचे क्या कह रहा है? देयर आर केसेस ऑफ डाइवोर्स,
यहां पर कई सारे केसेस डाइवोर्स के हैं, यानी कि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जहां पे तलाक होते हैं। बिल्कुल ऐसा भी होता है, डाइवोर्स भी होते हैं, ऐसा नहीं कि डाइवोर्स नहीं होते हैं। तो दोनों के बारे में बात की, एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में बात की, यानी ऊपर जो टर्म इस्तेमाल किया है और बाद में उसके बारे में कहता है कि ये होता है। जैसे मैंने कहा कि कुतुब मीनार दिल्ली में है और नीचे लिखा हुआ है कुतुब मीनार नाम की एक मीनार है। एग्जिस्टेंस की बात की ना, कि अगर ऊपर कोई टर्म आया है तो उसका एग्जिस्टेंस बताता हुआ एजम्पशन भी सही माना जाएगा। तो ये एजम्पशन के रूप में माना जाएगा। क्यों? लव मैरिजेस मोस्टली इंडियन डाइवोर्स, तो जो स्पीकर है यानी जो बोलने वाला है वो मानता है कि लव मैरिजेस होती हैं। अगर वो माने कि लव मैरिजेस नहीं होती, इस तरह का कुछ होता ही नहीं है जिन दुनिया में, तो क्या वो लव मैरिजेस की बात करता? जी नहीं, वो कतई लव मैरिज की बात नहीं करता। और इस तरह से यहां पर दोनों सेंटेंस एग्जिस्टेंस की बात कर रहे थे, इसलिए यहां पर दोनों सही भी है। आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा सा। अब यहां पर बारी आ गई है इनवैलिड एजम्पशंस के बारे में बात करने की। अभी तक हम लोगों ने जो पॉइंट्स देखे वो सारे के सारे वैलिड एजम्पशंस के पॉइंट थे और उनको आपको ध्यान में रखना चाहिए कि वहां पे क्या बातें आपको बताई गई और क्या चीजें आपको देखनी है। अब बात करेंगे इनवैलिड एजम्पशन, यानी कौन से एजम्पशन ऐसे मिलेंगे आपको जिसको आप देखते ही तुरंत गलत कर दोगे, और बहुत संभाल के करना क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मैं आपको अभी सेशन में कराऊंगा, लगभग 60 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन का टारगेट है मेरा कि मैं 60 क्वेश्चन आपको करा दूंगा, और उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन किए जा सकते हैं, उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है स्टेटमेंट यूज एल्यूमिनियम द वर्सेटाइल मेटल फॉर पैकेजिंग एंड एडवर्टाइजमेंट। देखिए लिखा हुआ है यूज एल्यूमिनियम, यानी कि एल्यूमिनियम को यूज करिए पैकेजिंग के लिए। ये एक वर्सेटाइल मेटल है, यानी कि बहुत व्यापक पैमाने पर यूज होने वाला एक धातु है। नीचे लिखा हुआ है एल्युमिनियम इज द ओनली मेटल यूज फॉर पैकिंग। एल्युमिनियम अकेला ऐसी धातु है जो पैकिंग के लिए यूज होती है। सबसे पहली बात तो यहां पर आपने देखा कि यहां ओनली का प्रयोग हो गया है, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि इस तरह के वर्ड का प्रयोग हो जाता है तो मोस्टली सेंटेंसेस आपके एज एजम्पशन रॉन्ग हो जाते हैं। फिर भी आपको यहां पर देखना होगा कॉन्ट्रेरी, यानी सेंटेंस में जो बात कही गई है उसका विरोध करता नजर आएगा। सेंटेंस बोलने वाले की बात ऐसे लगेगी, सेंटेंस बोलने वाला कुछ और चाह रहा था, कहना कुछ और चाह रहा था और उसका एजम्पशन कुछ और है। जैसे कहा गया यूज एल्युमिनियम द वर्सेटाइल मेटल फॉर पैकिंग, यानी कि जितने भी पैकेजिंग में मटेरियल यूज होते हैं या मेटल यूज होते हैं, वर्सेटाइल का मतलब उनमें सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला। अब सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला इसका मतलब और भी होते होंगे, और भी होते होंगे, तो केवल शब्द कहां सही हो सकता है? ये एज ए एजम्पशन रॉन्ग रहेगा, आप इसे एजम्पशन के रूप में सही नहीं मानेंगे। तो दिमाग में होना चाहिए विरोधाभासी, यानी कि आपका कॉन्ट्रेरी रहेगा, तो आप इसे एज ए एजम्पशन सही नहीं मानेंगे। एक और सेंटेंस की बात करते हैं हम लोग, देखते हैं थोड़ा सा, एक एक पॉइंट में यहां पर लिखता चला जा रहा हूं, समझ में आता चला जाएगा। रीस्टेटमेंट, दोहराव हो जाए, क्या हो जाए? दोहराव हो जाए। जैसे an assumption will be invalid if it is the mere restatement putting in the different words of the given statement. The following example illustrates the point. जैसे friendship is beneficial and enmity is harmful. Enmity है यहां पर, enmity is not beneficial, friendship is harmful, not harmful. देखिए सीधी सी बात यह है कि जैसे कहा जा रहा है फ्रेंडशिप इज बेनिफिशियल, फ्रेंडशिप यानी कि दोस्ती लाभदायक है। अब इसका मतलब निकाल लिया जाए, इसका मतलब निकालने का मतलब है फ्रेंडशिप को, अगर फ्रेंडशिप लाभदायक है तो मतलब दुश्मनी हानिकारक है। जी बिल्कुल, आप इसको एजम्पशन के तौर पे सही नहीं मानेंगे। इसको सही करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। अगर फ्रेंडशिप की बात की जाए तो सेंटेंस में फ्रेंडशिप की ही बात होनी चाहिए, इनएमिटी की कोई बातचीत नहीं लेंगे आप। समझ में आ गया? यानी सेंटेंस अगर कह रहा है कि राम गाय है तो राम इंसान है, ये गलत हो जाएगा। राम गाय रूपी इंसान है, ये गलत हो जाएगा। राम गाय है मतलब राम गाय है। हम लोग बोल देते ना अक्सर, अरे वो तो गऊ है, एकदम गऊ का मतलब एक उसको एडजेक्टिव दे देते हैं गाय का कि वो इतना सीधा है कि गाय जैसा सीधा है। लेकिन अगर आप स्टेटमेंट और एजम्पशंस की बात करेंगे तो अगर कहा जा रहा है कि राम गऊ है या राम गाय है तो मतलब राम गाय है। अब राम गाय रूपी आदमी है, गाय रूपी इंसान है या इंसान रूपी गाय है, ऐसा कोई भी आप एजम्पशन नहीं निकालेंगे। सेंटेंस में जो बात कही जाएगी अक्षरशा उसका पालन करेंगे। समझ में आ गया? आप उसका अर्थ नहीं निकालेंगे, अगर अलग बात की जा रही है उससे इधर उधर नहीं जाएंगे, मतलब फोकस वहीं रहना चाहिए, बाकी मतलब आप निकाल सकते हो।
सीधी सी बात साफ साफ कहा है कि मेयर रीस्टेटमेंट ऑफ पुटिंग इट इन डिफरेंट वर्ड्स, यानी कि इनको अलग वर्डों से कुछ और कह दिया जाए तो वो आपके स्टेटमेंट के तौर पे सही नहीं माने जाएंगे, वाक्य का दोहराव आपका सही नहीं माना जाएगा। जैसे कहा गया फ्रेंडशिप इज बेनिफिट, यानी दोस्ती लाभदायक है तो दोस्ती हानिकारक नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ये एजम्पशन के रूप में सही नहीं है। और इसी चीज को बोलते हैं ऑबवर्जन। ऑबवर्जन का मतलब होता है विपरीत अर्थ वाले वाक्य। लिखा हुआ है फ्रेंडशिप एफ इज बी, यानी कि फ्रेंडशिप इज बेनिफिशियल, नीचे लिख दिया गया इनएमिटी इज हार्मफुल, ये गलत हो जाएगा। एफ का अपोजिट क्या हुआ ई, यानी कि फ्रेंडशिप का अपोजिट इनएमिटी, और बी का अपोजिट यानी बेनिफिशियल का अपोजिट हार्मफुल, तो इसके लिए आप इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। समझ में आ गया बात? क्यों एक्सेप्ट नहीं करोगे ये बताओ मेरे को, सोच के बताओ क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे। इस एक्सेप्ट सिर्फ इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वाक्य का दोहराव हो रहा है, वाक्य का दोहराव हो रहा है, वाक्य स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, और जो चीज स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, साफ साफ दिखाई देती है, दैट इज नॉट एजम्पशन। एजम्पशन, व्हाट इज एजम्पशन? एजम्पशन इज समथिंग दैट कैन बी एज्यूम, जो कुछ भी एज्यूम किया जा सके, और जो कुछ भी आप एज्यूम करते हो दैट इज नॉट रियल, वो रियल नहीं है, बस वो एक विचार है, एक आइडिया है। आई थिंक कि आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। अगले सेंटेंस की ओर जाते हैं जिसको भी आपको इनवैलिड मानना है। ये पॉइंट रिमेंबर करते जाइए, एक एक चीज को दिमाग में रखते जाइए। बियॉन्ड द इफेक्टिव एरिया, हर सेंटेंस का कुछ ना कुछ पार्ट होता है, जो अभी मैंने समझाने की कोशिश की है उसी को एकदम स्पष्ट रूप से बता रहा हूं कि हर सेंटेंस का कुछ ना कुछ एक एरिया होता है, वो एक पर्टिकुलर पेरीमीटर के बारे में बात कर रहे होते हैं। और अगर वो पर्टिकुलर पेरीमीटर के अंदर बात कर रहे हैं तो लिखा हुआ है स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ इन नोटिस। नोटिस का मतलब हो गया कि एक चेतावनी दी गई है कि धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक होता है, धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक होता है, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, एक नोटिस, एक चेतावनी, धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक होता है, नीचे लिखा हुआ है नॉन स्मोकिंग। भाई साहब गलत है, एकदम गलत है, किसी भी रूप में यह स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे थे? हम बात कर रहे थे सिगरेट पीने वालों की, और यह सेंटेंस कहां से आ गया है? यह सेंटेंस आ गया है सिगरेट ना पीने वालों के बारे में। जब सिगरेट पीने वाले ये हैं और ये हैं सिगरेट ना पीने वाले, बात यहां हो रही थी, तो तुम यहां कैसे पहुंच गए? रॉन्ग एजम्पशन है, इनवैलिड एजम्पशन है, और किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। तो ये भी आपको क्या हो जाएगा? क्या ध्यान रखना है? जहां की बात हो रही हो उसी के बारे में, अगर कोई कोल्ड ड्रिंक पीने के बारे में बात कर रहा है तो कोल्ड ड्रिंक ना पीने वालों के बारे में सोचेंगे भी नहीं, बात करना तो बहुत दूर की बात है। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और पॉइंट बचे हैं मेरे पास। सेम मीनिंग, कभी कभी सेंटेंस ऐसा कि लगता है कि बिल्कुल एकदम सेम मीनिंग कह रहा है, वाक्य को इधर उधर घुमा के रख देते हैं। जैसे लिखा हुआ है सम या मैनी, कुछ या बहुत सारे, हिस्टोरियंस हार्म द सोसाइटी बाय डिस्टॉर्टिंग फैक्ट्स, यानी बहुत सारे इतिहासकार ऐसे हैं जो समाज को विभिन्न तरह के जो तथ्य हैं, हमारे इतिहास से जुड़े हुए तथ्य हैं, उनको डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, यानी उनको खराब कर रहे हैं। सम एंड मैनी हिस्टोरियंस हार्म द सोसाइटी बाय डिस्टॉर्टिंग फैक्ट्स, यानी बहुत सारे ऐसे इतिहासकार हैं जो फैक्ट्स, यानी जो हमारे इतिहास के तथ्य हैं, उनको बर्बाद कर रहे हैं, उनको बेकार कर रहे हैं, उनको उल्टा सीधा अपने मन से जो मन हुआ वो कह देते हैं, जोधाबाई अकबर की पत्नी नहीं थी, वो ये थी, और कुछ भी कोई भी ऐसा फैक्ट बता देते हैं जिससे सोसाइटी पे एक गलत मैसेज जाता है। तो ये सेंटेंस बताने की कोशिश कर रहा है, लिखा हुआ है सम ऑफ दोज हु डिस्टॉर्ट फैक्ट्स एंड हार्म द सोसाइटी आर हिस्टोरियन। कुछ लोग जो फैक्ट को डिस्टॉर्ट करते हैं, जो फैक्ट्स को खराब करते हैं, जो तथ्यों को अपने मन से बरगलाते हैं और सोसाइटी को नुकसान पहुंचाते हैं, उनमें से कुछ हैं जो इतिहासकार हैं। बात तो वही हुई। ऊपर क्या कह रहा है? कुछ इतिहासकार ऐसे हैं जो सोसाइटी को डिस्टॉर्ट करते हैं, और यहां पे लिख रहा है कुछ ऐसे हैं जो इतिहास को डिस्टॉर्ट करते हैं, वो इतिहासकार हैं। तो ये कुछ ऐसा हो गया जैसे लिखा हो कि सम ARB, क्या लिखा हो? सम ARB, और फिर लिखा हो सम BRA, सिलॉग। तो जब कभी भी सिलॉग का ये फॉर्मेशन आपको दिखाई दे, आप उसे एजम्पशन के रूप में इनवैलिड मानेंगे, यानी सही नहीं मानेंगे। आप उसे क्या मानेंगे? इनवैलिड मानेंगे। क्लियर हुआ? अगले पॉइंट पर जाते हैं हम लोग। ये भी सेम मीनिंग है, आप गौर से देख सकते हो। कैसे? नो अनएक्सपीरियंस्ड फेलो कुड बी एम्प्लॉयड, यानी कोई भी अनुभवहीन व्यक्ति कुड बी एम्प्लॉयड, यानी कि उसको रोजगार नहीं दिया जा सकता। किसी भी अनुभवहीन व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल सकता। आगे, नो वन हु कुड बी एम्प्लॉयड शुड लैक इन एक्सपीरियंस, कोई भी ऐसा हो
जिसको रोजगार दिया गया हो और वो एक्सपीरियंस ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी ऐसा नहीं हो सकता जिसके पास रोजगार हो और उसके पास अनुभव की कमी हो। तो बात दोनों ही सेम मीनिंग करें, बस सेंटेंस को थोड़ा सा घुमा फिरा दिया गया। तो ये एज ए एजम्पशन सही नहीं माने जाते, लेकिन हां अगर आप इन्हें कंक्लूजन के रूप में देखेंगे तो ये सही माने जाएंगे। क्लियर हो सकता है ये पॉइंट। आगे चलते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरफेरेंस यानी कि व्यतिकरण। व्यतिकरण समझते हैं क्या होता है? आपने पढ़ा होगा डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस, दो वेव्स आपस में आती हैं, वो इंटरफेरेंस करती हैं ऐसे, ये इंटरफेरेंस है। ये जो कॉमन पार्ट है ना मेरे हाथ के बीच में, ये इंटरफेरेंस है। दो सेंटेंस आ रहे थे, आपस में जुड़ गए, और इस जगह से कोई सेंटेंस आपने निकाल लिया, इस जगह से ये वाले पार्ट से कोई आपने सेंटेंस निकाल लिया, दैट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। यानी कि राम वेंट गया ऑन 27 जुलाई, राम 27 जुलाई को गया। राम 27 जुलाई को गया। श्याम वेंट 2 days आफ्टर हिम, और श्याम उनसे 2 दिन बाद गया। राम 27 को गया, श्याम 2 दिन बाद गया, मतलब 29 को गया। सीधी सी बात है। श्याम वेंट टू गया ऑन 29 जुलाई। ये तो हमें पहले से ही पता था, इसके लिए एजम्पशन की जरूरत नहीं थी। ये सेंटेंस पढ़ने के बाद आया है। अगर इस सेंटेंस से ये जानकारी हटा दी जाए तो क्या आप ये जानकारी निकाल पाएंगे? क्या कहना चाहता हूं मैं, समझो उसको, बात गौर से क्या समझना है? समझना यही है। सुनो, लिखा हुआ है राम वेंट टू गया ऑन 27 जुलाई, यानी राम 27 जुलाई को गया। फिर लिखा हुआ है श्याम वेंट ऑन 2 days आफ्टर हिम, श्याम उसके 2 दिन बाद गया। अगर मैं ये जानकारी काट दूं, यहां 2 दिन काट दूं, ये जानकारी बता पाओगे? नहीं ना। और फिर अभी समझो, स्टेटमेंट और एजम्पशन का पार्ट समझो। स्टेटमेंट और एजम्पशन के पार्ट में एजम्पशन हमेशा वो चीज होती है जो पहले थी, अभी है और आगे भी रहेगी। स्टेटमेंट और एजम्पशन के केस में एजम्पशन आत्मा है, आत्मा। जब तुम नहीं थे तब भी थी, जब हो तब भी है, जब रहोगे तब तक रहेगी। और यहां पर देखो, ये आत्मा गायब हो रही है। कैसे? राम वेंट टू गया ऑन 27 जुलाई, श्याम वेंट, जानकारी गोल, नीचे लिखा हुआ है श्याम वेंट टू गया ऑन 29 जुलाई। जबकि ऐसी कोई जानकारी अगर गोल कर दी जाती है तो भी आप रिलेट कर सकते हो। इंटरफेरेंस, दो चीजों के वाक्य के बीच से उसका दोनों को पढ़ लिया, उसके बारे में कोई चीज निकाल ली। जूस निकालने जैसा प्रोसेस कंक्लूजन में होता है, जूस निकालने जैसा प्रोसेस, यानी कि जब आपने किसी को निचोड़ निकाला है, वो एजम्पशन में नहीं होता। एजम्पशन हमेशा पहले से होता है। ये एजम्पशन मेरा टहल रहा है। तुमने कहा सचिन तेंदुलकर, ये फोकस हो गया, सचिन तेंदुलकर बन गए। तुमने कहा शाहरुख खान, ये एजम्पशन शाहरुख खान के बारे में मेरे दिमाग में घूम रहे हैं और ये फोकस हो गया, ये शाहरुख खान हो गया। ये एजम्पशन है। और एक बार अगर एजम्पशन सही ढंग से समझ में आ जाए तो ये सब रूल धरे रह जाएंगे, तुमको एजम्पशन देखना आ जाए बस। अब और बिल्कुल हम लोग करीब पहुंच गए एजम्पशन के। फिर से बात करते हैं। तो इंटरफेरेंस की अगर हम बात करें तो इंटरफेरेंस में आपको ध्यान में रखना होगा क्या, कि स्टेट में राम वेंट टू गया, और ये आपके इंटरफेरेंस के रूप में चीजें सही नहीं मानी जाती हैं। आगे आते हैं लॉन्ग ड्रॉन कंक्लूजन। थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिए। एक एजम्पशन विल बी इनवैलिड इफ इट मेक टू फार फेच्ड रीजनिंग और लॉन्ग ड्रॉन कंक्लूजन इवन इट अपीयर्स टू बी प्रोबेबली करेक्ट। द फॉलोइंग एग्जांपल इलस्ट्रेट द पॉइंट। यानी कि कोई भी लॉन्ग ड्रॉन कंक्लूजन, यानी कि ऐसा कुछ लगे, ऐसा बताया गया, वैसा बताया गया, सुना सब कुछ, और उससे अरे एकदम सपनों की दुनिया में चले गए, ऐसा कोई भी एजम्पशन आपको सही नहीं माना जाता। जैसे कि एक एग्जांपल ये है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन लीड्स टू क्यूरियोसिटी और फॉर नॉलेज। जो धार्मिक निर्देश होते हैं, यानी कि अक्सर हमें कई सारे धार्मिक निर्देश मिलते हैं। मंदिर है तो हाथ जोड़ो, मस्जिद है तो अल्लाह वाला वो करो, ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन हमें मिलते हैं। रिलीजियस इंस्ट्रक्शन लीड्स टू क्यूरियोसिटी ऑफ नॉलेज, यानी कि हमारे ज्ञान की उत्सुकता को लेके आते हैं। सो ऑल टीचिंग शुड बी डन इन रिलीजियस स्पिरिट। इसीलिए सारी की सारी टीचिंग, यानी कि जो भी आप टीचिंग करो वो हमेशा एक धार्मिक भावना के साथ करो। कहना क्या चाहता है सेंटेंस ये कहना चाहता है कि जो भी आपके धार्मिक निर्देश हैं उनसे ज्ञान में उत्सुकता उत्पन्न होती है, इसलिए सभी तरह की टीचिंग में धार्मिक भावनाएं रखनी चाहिए। नीचे लिखा हुआ है क्यूरियस पर्सन आर गुड पर्सन। अब समझो, हमें पता है जो धार्मिक से जुड़े होते हैं वो अच्छे लोग होते हैं, ठीक। अब यहां पे ये हुआ कि कई सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बनेंगी। धार्मिक निर्देश, उससे नॉलेज, नॉलेज से क्यूरियस पर्सन, क्यूरियस पर्सन से फिर नॉलेज, फिर नॉलेज से फिर धार्मिक चीजें, धार्मिक चीजें से फिर अच्छा,
तो मतलब ये कई टर्म्स में रिपीट कर रहा है, एक लॉन्ग ड्रान कंक्लूजन है, यानी कि एक लंबी सोच विचार के बाद एक कंक्लूजन निकाला गया है। और इतना लंबा कंक्लूजन कभी भी आपका एजम्पशन के रूप में सही नहीं होता। ठीक है, अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा हो कि क्या सर जो कंक्लूजन होते हैं वही एजम्पशन होते हैं, क्या जो एजम्पशन होते हैं वही कंक्लूजन होते हैं, क्या हम एजम्पशन को कंक्लूजन मान सकते हैं, क्या हम कंक्लूजन को एजम्पशन मान सकते हैं? मत करो ना। आम को कभी अमरूद मानते हो क्या? नहीं। और कभी अमरूद को आम मानते हो क्या? नहीं। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन बना के आम अमरूद से मिलाकर कुछ तो बना ही जा सकता है ना। सिंपल यही बात है, इसको इस तरह से मत सोचें, इसको ऐसे सोचें एक एजम्पशन भी कंक्लूजन हो सकता है, हो सकता है रखिए, एक कंक्लूजन भी एजम्पशन हो सकता है, हो सकता है रखिए। ऐसा मत रखिए एक एजम्पशन कंक्लूजन नहीं होता या एक कंक्लूजन एजम्पशन नहीं होता। इस लड़ाई को खत्म कर दो। एजम्पशन भी कंक्लूजन के तौर पे स्वीकार किया जा सकता है, कंक्लूजन भी एजम्पशन के तौर पे स्वीकार किया जा सकता है, यानी एक एजम्पशन कंक्लूजन हो सकता है और एक कंक्लूजन एजम्पशन भी हो सकता है। तो आप इसको बीच में एकदम वो लड़ाई वाला मत रखो कि नहीं एजम्पशन है तो कंक्लूजन नहीं होगा, कंक्लूजन है तो एजम्पशन नहीं होगा। कोई मतलब नहीं है। जब एजम्पशन चेक कर रहे हो तो एजम्पशन के तौर पे चेक करो, जब कंक्लूजन चेक करो तो कंक्लूजन के तौर पे चेक करो। डेफिनेशन है, रूल नहीं है। What is assumption? Assumption is that can be assumed, जो assume किया जा सके। What is conclusion? Conclusion can be drawn from a statement, यानी कोई भी स्टेटमेंट आपके पास है उससे कंक्लूजन निकाला जा सकता है। क्लियर हो गया होगा? बाकी कंक्लूजन पे और क्लियर करेंगे। एक और पॉइंट देखते हैं जल्दी से यहां पर। द सेंट्रल एक्साइज collectorate has begun to exercise of smooth transition from license system to simplified registration system for the all manufacturers in news item। एक खबर आई कि जो सेंट्रल एक्साइज कलेक्ट्रेट है, यानी कि जो सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट है, उसने क्या कर दिया है कि जो ट्रांजिशन होते हैं लाइसेंस सिस्टम को लेने वाले, यानी लाइसेंस सिस्टम के को लेने के जो भी प्रावधान है उनको सभी मैन्युफैक्चरर के लिए उसको बहुत सिंप्लीफाई बनाने का निर्णय लिया है, या उनको बहुत सिंप्लीफाई बनाना शुरू कर दिया है। द सेंट्रल एक्साइज कलेक्टेड हैड केयरफुली रिव्यूड द लाइसेंस सिस्टम। अब केयरफुली रिव्यूड द लाइसेंस सिस्टम, पता नहीं देखा है कि नहीं देखा है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि यार देखा होगा तभी तो ये बात निकाली होगी। लेकिन फिर वही असमंजस में चले गए ना कि देखा है कि नहीं देखा है, ऐसे ही निकाल दिया है, कोई नया आदमी आ गया। तो फिर से एक लॉन्ग ड्राउन कंक्लूजन है, यानी कि बहुत दूर तक सोचना पड़ेगा, तब जाके आप इसे कई निर्णय पर पहुंच पाओगे। और ऐसे कोई भी कंक्लूजन एज ए एजम्पशन सही नहीं माने जाएंगे, तो आप इसे क्या मानेंगे? इसे भी एक इनवैलिड एजम्पशन मानेंगे। तो ये था आपका पूरा बेसिक एक्सरसाइज। और बेसिक एक्सरसाइज करते करते हम लोग कहां पहुंच गए हैं? हम लोग लास्ट वाली स्लाइड पर पहुंच गए हैं। तो अब मैं थोड़ा सा और बात करना चाहता हूं आपके साथ कि क्या आपने पढ़ा है अभी तक। सबसे बड़ी बात, एक ओवरव्यू हो जाए 5 मिनट के अंदर। हम लोग ने पढ़ा स्टेटमेंट एंड एजम्पशन। अब हमारे पास प्रैक्टिस रह गई है, मैंने आपको पूरा कंसेप्ट समझा दिया है। स्टेटमेंट और एजम्पशन में कुछ चीजें वैलिड होती हैं और इससे छोटा वीडियो नहीं बना सकता था मैं, आपको सब कुछ कवर भी कराना था और सब सारी चीजें बतानी भी थी। स्टेटमेंट और एजम्पशन में सबसे पहली बात, वैलिड एजम्पशन कौन से होते हैं और इनवैलिड एजम्पशन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो वैलिड एजम्पशन की बात करें कि जब कभी भी आपको सजेशन दिया जाए, सजेशन में आप और सारी चीजें भी रख सकते हो। सजेशन दिया जाए, नोटिस दिया जाए, या आपको एडवर्टाइजमेंट दिया जाए, या आपने कोई अपील वगैरह की हो, तो ये सारी की सारी चीजें क्या करती हैं? असर करती हैं। यानी अगर पूछा जाए कि लोगों पर इसका असर होगा, तो बिल्कुल असर होता है। और अगर ऐसा ना होता तो लोग अपील नहीं करते, लोग विज्ञापन नहीं देते। और इनमें जो भी बातें कही जाती हैं वो एग्जिस्ट भी करती हैं। यानी ऐसा ना हो कि केवल बोल दिया गया है, एग्जिस्ट नहीं कर, बिल्कुल एग्जिस्ट करेंगे। सजेशन, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट और अपील के बाद अगर हम लोग बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई थी, मैंने आपको बताई थी पॉसिबिलिटी। देखिए पॉसिबिलिटी भी होती है, यानी कि संभावना भी होती है। संभावना जो भी कही जाएगी, जिस बात के बारे में संभावना है, उसमें चांसेस हो जाते हैं उसके सही होने के। पॉसिबिलिटी के बाद अगर हम लोग किसी चीज की बात कर रहे थे तो वो थी हमारी एजम्पशन, यानी कि कुछ भी कभी कभी कुछ एज्यूम करके कहा जाता है। पूरा एक्सप्लेनेशन मिल चुका है आपको। एज्यूम करने के बाद हम लोगों ने बात की थी एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस की, यानी चीज़ों के एग्जिस्टेंस होने की और नॉन एग्जिस्टेंस होने की। जब चीज़ों के बारे में बात की जाती है तो निश्चित रूप से वो होंगी तभी उनके बारे में बात की जाएगी, अदरवाइज कोई उनके बारे में बात क्यों करेगा। एज्यूम के बाद, एग्जिस्टेंस के बाद, पॉसिबिलिटी के बाद फिर हम लोग ने बात किया था सजेशन, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, अपील, पॉसिबिलिटी, एज्यूम और एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस। और फिर उसके बाद हम लोगों ने बात की थी, एक पॉइंट मैं मिस कर रहा हूं शायद, अगर हम बात करें तो हाँ, डेटा अवेलेबिलिटी, यानी कि डेटा अवेलेबिलिटी।
तो बाकी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, एक आध पॉइंट मेरे दिमाग से भी मिस हो जाता है कभी कभी, तो आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना चाहिए कि डेटा अवेलेबिलिटी हो गई। इनवैलिड एजम्पशन की बात करें तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि ये रीस्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि जैसा कहा गया वैसा का वैसा एकदम एजम्पशन के रूप में होगा तो सही नहीं होगा, यानी जो कथन में आया वही अगर एजम्पशन के रूप में आएगा तो उससे सही नहीं मानोगे। और फिर उसके बाद इनवैलिड एजम्पशन है ये। फिर उसके बाद सेम मीनिंग नहीं होनी चाहिए, सेम मीनिंग नहीं होना चाहिए। और फिर एक बात, हार्ड नहीं होना चाहिए, सेंटेंस हार्ड नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा वीक भी नहीं होना चाहिए, वो बीच का होना चाहिए, मतलब ढुलमुल टाइप में रहना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने बताया कि आपका ऑबवर्जन नहीं होना चाहिए। ऑबवर्जन का मतलब ये हो गया कि विपरीत नहीं होना चाहिए, जैसा कहा गया वैसा विपरीत नहीं होना चाहिए। ऑबवर्जन के बाद अगर हम लोग बात करें तो उसके बाद हम लोग ने बात की थी उसके लॉन्ग ड्राउन कंक्लूजन नहीं होना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि हमको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़े उस कंक्लूजन को निकालने के लिए, तो ऐसा कोई कंक्लूजन भी वैलिड नहीं माना जाता, ऐसा कोई कंक्लूजन या ऐसा कोई एजम्पशन भी वैलिड नहीं माना जाता। तो ये कुछ पॉइंट थे जो आपको रखने हैं अपने दिमाग में कि कौन कौन से एजम्पशन आपकी ये अलग गलत माने जाते हैं, तो ये इनवैलिड एजम्पशन हो गए। और अब इसके बाद जो एक्सरसाइज शुरू होगी वहां पे एक्सरसाइज करिएगा। एक पॉइंट यहाँ पे और छूटा था, कॉज एंड इफेक्ट का, तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा स्टेटमेंट और एजम्पशन की मास्टर स्लाइड। अब इस पर आप ध्यान रखना, इन पॉइंट्स पर ध्यान रखना, इन पॉइंट्स पे गौर करना और जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं वो अच्छे से समझना। तो फिलहाल 1 मिनट के लिए मैं हट जाता हूं, शायद आप कहीं स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो, कभी चलते फिरते बस वगैरह में सफर करते इसको देख लेना तो क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए क्या रखते हैं, इतना ही सेशन बहुत है। और अब हम लोग जो नेक्स्ट सेशन लेंगे उसमें प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक, तो वहां पर आप उसके लिए तैयार रहिए। मेरे क्वेश्चंस को देखना, मेरे आंसर को देखना, उनके आंसर करने का तरीके को देखना और उससे कुछ सीखने की कोशिश करना कि सर ऐसा कर रहे थे तो ऐसा हो रहा था, ऐसा कर रहे थे तो ऐसा हो रहा था। निश्चित रूप से आपका स्टेटमेंट और एजम्पशन वाला पार्ट एकदम मजबूत हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।